नमस्कार। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी पत्थर को छूकर सोना बना सकते तो भारत में 10 ग्राम सोने का भाव 1.5 लाख तो नहीं होता। मगर वे जिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वह उनकी ही पार्टी से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तो बन ही जाता है। वह सोने की तरह चमक जाता है। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार अब राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने वाला मामला नहीं रहा। वह अब लकी और हसीन हो चुका है। बस आरोप प्रधानमंत्री की तरफ से लगना चाहिए और आरोपी को तुरंत भगाकर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों से भी सुरक्षा मिलेगी, अदालतें नरम हो जाएंगी और विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की गारंटी मिल जाएगी। 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर नारद स्टिंग का जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय तक ममता बनर्जी के वसूली एजेंट। सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था। ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। दुनिया भर के उपदेश सुनाना, पूरी संसद को सलाह देना और जेब में रुपये देना। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। ये मिल बांट करके खाते हैं, मिल बांट करके खाते हैं। ये आपके पैसों को जिन्होंने चुराया वे गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में सजा करोगे कि नहीं करोगे? ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो कि आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत ना हो कि किसी से रुपये लेकर के ऐसे ब्रिज बनाए ताकि लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का पाप हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस भाषण में शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं। वे भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने नारद स्ट्रिंग में कैमरे पर पैसा लिया। 5 लाख कैमरे पर लेते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसी ऐसी सजा देने की बात करने लगे कि दोबारा पैसा लेने की हिम्मत ना हो। मगर उन्होंने उसी शुभेंदु अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया। 2016 में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। मंत्री रहते हुए उन पर वसूली के आरोप लगे और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके खिलाफ यही मुद्दा बनाया। उसी शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 2016 से 2026 के बीच सिर्फ 10 साल ही गुजरे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बदला। जनता की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि उसने दोनों बार तालियां बजाई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने शुभेंदु को भ्रष्ट कहा तब भी जनता ने जोर जोर से तालियां बजाई और जब उसी शुभेंदु अधिकारी ने उनकी मौजूदगी में कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शपथ ली तब भी जनता ने जोरदार तालियां बजाई। शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी की राजनीति की विरासत को एक नई ऊंचाई देता है। ऊंचाई इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में पतन भी गोल्ड मेडल बन जाता है। 2014 में भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देने के विज्ञापनों से देश के दरों दीवारों को रंग दिया गया। जनता ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने और बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं ने विपक्ष के जिन जिन नेताओं पर सबसे पहले भ्रष्ट होने के आरोप लगाए
उनमें हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी भी थे और दोनों को अपनी पार्टी में लाकर भ्रष्टाचार के मामलों से बचाया भी, मुख्यमंत्री बनाया भी। यह उनकी कमजोरी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की उदारता और महानता के रूप में देखा जाना चाहिए। वरना किसी पर भारत का प्रधानमंत्री भ्रष्ट होने का आरोप लगा दे और उसे ही अपनी मौजूदगी में मुख्यमंत्री की शपथ दिलाए, ऐसा काम जवाहरलाल नेहरू भी नहीं कर सके। हेमंता विश्व शर्मा पर भी बीजेपी ने करप्शन के आरोप लगाए, जांच की बात की, मगर वे कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। महाराष्ट्र में अजीत पवार पर बीजेपी ने कुछ सौ नहीं बल्कि कई हजार करोड़ के करप्शन के आरोप लगाए। अजीत पवार को जेल भेजने की बात बीजेपी के नेताओं ने की, मगर आगे चलकर उन्हीं के साथ सरकार बनाई और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री भी बनाया। अब वे इस दुनिया में नहीं है। शिवसेना पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए, पार्टी तोड़ दी, उसके ही नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं। इसी कड़ी में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हो गए। यह सभी दूसरे दल से तोड़कर लाए गए पदों पर बिठाए गए हैं। इनमें आप सम्राट चौधरी को भी शामिल कर लीजिए, जिन पर प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए, डिग्री को लेकर भी आरोप लगाए। वो भी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी भी राजद से होते हुए जदयू में आए और बीजेपी से मुख्यमंत्री बने। असम, पश्चिम बंगाल और बिहार एक लाइन से तीनों राज्यों में ऐसे नेता मुख्यमंत्री बने हैं जो कुछ साल पहले तक बीजेपी के विरोधी दलों में थे। तो असम से चलते हुए आप दिल्ली आएंगे, तब जाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिलेंगी, जो शायद किसी और दल से नहीं आई, बीजेपी से ही राजनीति की शुरुआत की। तो बीजेपी जब किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह भ्रष्टाचारी को मिटाना चाहती है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह उस भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में लाकर मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के सारे नैतिक पैमाने अब बदल दिए हैं। यही उनकी विरासत है कि भ्रष्टाचारी का पता चल जाए तो छापे डलवाओ, केस में फंसाओ और फिर डील कर बीजेपी में ले आओ, क्योंकि भ्रष्टाचार और उनकी राजनीति के लिए आर्थिक और मानव संसाधन दोनों ही लाता है। जो भ्रष्टाचारी होता है वह केवल भ्रष्टाचारी नहीं होता, उसकी अपनी जाति भी होती है। इलाके में उस जाति के कारण प्रभाव होता है, उसके पास 1000, 10,000, 20,000 लोग होते हैं। कई चुनाव में पैसा फूकने की उसमें क्षमता होती है। अगर ऐसा कोई बीजेपी में आता है तो बीजेपी की ताकत बढ़ जाती है। यह नया फॉर्मूला है और इसकी खोज प्रधानमंत्री मोदी ने की, वरना कई दल भ्रष्टाचार के आरोप में अपने जमे जमाए नेताओं को निकाल देते रहे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात के लिए किसी से माफी मांगी कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मधु कोड़ा, अजित पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए? और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब भी प्रधानमंत्री मोदी किसी पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाएं और आप उसी वक्त उस आदमी का पॉलिटिकल बायोडाटा निकाल कर देखना शुरू कर दीजिए। आप ही बताइए, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे बीजेपी में ही लाएंगे तो भ्रष्टाचार कैसे दूर कर पाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर भाषण देना बंद कर दिया है, भाषण अब भी जारी है। लाल किले से कहा भ्रष्टाचार दीमक की तरह भारत को खा रहा है, लेकिन वही प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी को खरगोश और हिरण समझकर अपनी पार्टी में लाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। प्रधानमंत्री पूरे देश में भ्रष्टाचार हटाओ नारे को प्रचारित कर रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी भ्रष्ट राजनेताओं को टिकट देने में व्यस्त है। क्या प्रधानमंत्री इस बात पर कुछ बोलेंगे कि इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई क्यों रोकी गई? जब पश्चिम बंगाल में उनकी वॉशिंग मशीन स्पष्ट रूप से पूरे जोरों पर है, तो भाजपा भ्रष्टाचार मिटाने का दिखावा कैसे कर सकती है? यह सब जयराम रमेश ने पूछा था। इन बातों को मीडिया याद नहीं दिलाता है, लेकिन एसआईआर का असर नहीं था, इसे साबित करने के लिए मीडिया में होड़ मची हुई है। तो एक तरह से सारी शक्ति, सारे हथियार बीजेपी के पास, वह अपने इन्हीं हथियारों से विपक्ष को रौंद रही है। चुनाव के विश्लेषण में दिखाया जाता है कि जनता विपक्ष को रौंद रही है, मगर यह पूरा सच नहीं।
जनता का हिस्सा अब पहले से कम हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने जो शपथ ली है, गनीमत है कि उसमें कहीं नहीं लिखा मैं केवल हिंदू के लिए काम करूंगा, मुसलमान के लिए नहीं। वैसे अब हुक्मरान हर तरह की मर्यादाओं से ऊपर हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। इन बातों का कोई मतलब रह भी नहीं गया। एसआईआर के नाम पर वोटर के अधिकार के साथ पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, इसे लोग भुलाने की कोशिश करेंगे, मगर इसकी कीमत इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में जनता को, आपको, हमको, सभी को अपने अपने स्तर पर चुकानी ही पड़ेगी। पश्चिम बंगाल की बात तो हो गई, मगर असम में जिस तरह के डीलिमिटेशन हुआ है उसकी तो चर्चा भी नहीं हो रही। शुभेंदु अधिकारी की संगठन क्षमता की तारीफ होती है। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए उनकी यह पहचान थी। 2007 में जब नंदीग्राम में 10,000 एकड़ भूमि पर सेज बनाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ, जिसने बंगाल की राजनीति को बदल दिया, सीपीएम की सरकार हमेशा के लिए उखाड़ दी गई। उसी में शुभेंदु अधिकारी का बड़ा रोल सामने आया। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई। 14 मार्च 2007 को पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें प्रदर्शन करने वाले 14 किसानों की मौत हो गई। पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भड़क गया। नंदीग्राम पूर्वी मिदनापुर में आता है और वह अधिकारी परिवार की राजनीति का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में बड़े नेता के तौर पर उभरे। इसी के साथ जिला स्तर के नेता से वे राज्य स्तर के नेता के रूप में चमक गए। इस आंदोलन के कारण तामलुक से 2009 में टीएमसी ने उन्हें टिकट दिया, सांसद बन गए। फिर ममता सरकार में मंत्री बने। 2020 में बीजेपी में चले गए, लेकिन नंदीग्राम उनका गढ़ बना रहा। 2021 में उन्होंने यहां से ममता बनर्जी को हरा दिया। इसके पहले ही ममता और शुभेंदु के बीच अभिषेक बनर्जी को लेकर दूरियां बनने लगी थी। 2011 में जब ममता बनर्जी जीत कर आई, तब तक शुभेंदु को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन तभी अभिषेक बनर्जी का राजनीति में प्रवेश होता है। उस समय 24 साल के थे। उन्हें ऑल इंडिया तृणमूल युवा संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि तृणमूल यूथ कांग्रेस पहले से मौजूद था। शुभेंदु इससे नाराज हुए और पार्टी के संविधान में दो युवा संगठनों की बात नहीं होनी चाहिए, इस बात से वो नाराज थे। 2014 में शुभेंदु को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। तृणमूल युवा और तृणमूल यूथ कांग्रेस को मिला दिया गया। शुभेंदु अधिकारी को लगा कि अब उसकी राजनीति यहां बंद हो चुकी है, तब भी वे 2020 तक तृणमूल में ही रहे और मंत्री पद का लाभ उठाते रहे। यह कहानी भी उनके परिचय वृत्तांत में दोहराई जा रही होगी, लेकिन इस तरह की राजनीति हर दल में होती है। बात है नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन और प्रधानमंत्री मोदी के उन आरोपों की। उन्हें पता था कि शुभेंदु तृणमूल के बड़े नेता हैं, लेकिन बीजेपी में आते ही भ्रष्टाचार के आरोपों के झंझटों से उन्हें मुक्ति दे दी गई। टेलीग्राफ ने लिखा है कि शुभेंदु अधिकारी बचपन में आरएसएस के शाखा में थे। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। 20 साल तक टीएमसी में रहने के बाद 2021 में बीजेपी में आ गए। अमित शाह की रैली में बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी के एक भाई सोमेंदु अधिकारी भी बीजेपी से सांसद बने। दूसरे भाई दिवेंदु अधिकारी तामलुक से टीएमसी के सांसद रह चुके हैं। 2024 में बीजेपी में शामिल हुए और इस बार बीजेपी की टिकट पर विधायक का चुनाव भी जीत गए। अगर यह तीनों कांग्रेस में होते, प्रधानमंत्री मोदी जरूर परिवारवाद कहते, लेकिन परिवारवाद और भ्रष्टाचार केवल विपक्ष में रहते हुए होता है, बीजेपी में आते ही खत्म हो जाता है। क्या ऐसा है कि बीजेपी कुछ भी कहती है, वोटर हाँ में हाँ मिलाता है, गलत सही का फर्क नहीं देखता? इसका जवाब मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्या ऐसा है कि फैसला एसआईआर जैसे इंतजामों से बदल दिया जाता है या प्रभावित किया जाता है? इसका जवाब शायद मुझे मालूम है। तो दोस्तों, आपको हमारी बातें कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।